जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो हम अध्याय नंबर 1 देख रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट देख लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे और जिसमें देखेंगे कि जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार के रह गए हमारे पास। आइए हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रियाएं, ऊष्मा के आधार पर हमारे पास अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं ऊष्मा शोषी रिएक्शन और एक को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, देखो नाम से पता चल रहा है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण होना। ऐसे विक्रय जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वो विक्रय ऊष्मा शोषी विक्रय कर लेंगे। और ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब हो गया बाहर निकलना। तो ऐसे विक्रय जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे विक्रय ऊष्माक्षेपी विक्रय कहलाती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो हमको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। तो ऊष्मा का अवशोषण किस में होगा? तो हमने देखो जो विघटन अभिक्रिया देखी थी उसमें प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया भी देखी थी। तो प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया क्या थी हमारे पास की जो सिल्वर क्लोराइड है ये जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर टूट जाएगा और ये बनाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो ये देखो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तभी तो ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर टूट रहा है। तो इसका मतलब ऊष्मा ग्रहण करने पर हम इसको बोलेंगे कि ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया है। AgCl जो है वो इस ऊष्मा को ग्रहण करके सिल्वर और क्लोरीन के अंदर टूट जाता है। वही अगर हम बात करें ऊष्मा शोषी की तो ऊष्मा शोषी जो है इसका मतलब ऊष्मा का यहाँ पर ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हमको पता है अगर श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी वो ग्लूकोज का विघटन करेगी और ग्लूकोज का जब विघटन करेगी तो वहाँ से ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो अब देखिए हम इसमें ऊष्माक्षेपी की अगर बात करें तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 और जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो O2 अंदर जाएगी। तो O2 अंदर जाने पर अब देखो ये इसका विखंडन करेगी ग्लूकोज का, तो ये टूट जाएगा एक तो CO2 के अंदर और एक जल के अंदर टूटेगा और साथ में यहाँ से निकलेगी ऊर्जा। यहाँ से देखो ऊर्जा बाहर निकल रही है मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वही अगर हम बात करें जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जब इसको अगर हम जल के अंदर डालते हैं, जो हम सफ़ेदी करने के लिए जो पत्थर काम में लेते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब उसको जल के अंदर डालेंगे तो उसमें जो बनाएगा वो पदार्थ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें से भी ऊष्मा बाहर निकलेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद में वो गर्म हो जाता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये हो गए हमारे पास ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अभिक्रिया और होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होती है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या है? देखो ऑक्सीकरण का मतलब हो गया, ऑक्सी का मतलब O2 और करण का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर इसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो अपचयन की अभिक्रिया में O2 बाहर निकलती है। और अगर हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन का उल्टा हो जाएगा। इसमें से अगर हाइड्रोजन देखो बाहर निकलेगी लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगी, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है परंतु हाइड्रोजन अगर जुड़े तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ये पिछली बार एग्जाम में आया भी था, ये दोनों क्वेश्चन आए थे ऑक्सीकरण और अपचयन के राजस्थान बोर्ड के अंदर। अब देखो हम इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना अगर हमारे पास कोयला है और अगर उसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाएंगे तो ये CO2 गैस बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें तो देखो ऑक्सीजन जो जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो वो किससे जुड़ रही है? कार्बन से। इसका मतलब है कि जो कार्बन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सीकरण हो रहा है। वही अगर इसमें हम देखें ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अगर हम जल को देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो इसका मतलब जो जल है और ये जो हाइड्रोजन है तो जल का हाइड्रोजन में हमारे पास अपचयन हो रहा है, जल का हाइड्रोजन में अपचयन। दूसरा अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो कॉपर होता है, कॉपर का तार या जिसको तांबे का तार भी बोलते हैं, अगर उसको हम जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद में काला हो जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे कॉपर को तो कॉपर प्लस यहाँ से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। और यही जो काले रंग का जो पदार्थ जम जाता है वो कॉपर ऑक्साइड ही होता है। अब यहाँ से देखो कॉपर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है।
वही अगर इसकी बात करें कॉपर ऑक्साइड का जब हम अगर हाइड्रोजन से विक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से देखो जल तो बाहर निकल जाएगा, आपके पास सिर्फ कॉपर बच जाएगा, मतलब कॉपर प्लस जल H2O। और ये जो है कॉपर, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, यहाँ पर हट गई है ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के अंदर अपचयन हो रहा है। ऐसी विक्रियाओं को अपचयन विक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक कभी कभी हमारे पास ऐसी विक्रिया आ जाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रिया एक साथ साथ हो जाती है। उन दोनों के अंदर दोनों साथ साथ विक्रिया जब हो जाती है तो ऐसी विक्रियाओं को हम रेडॉक्स विक्रिया नाम दे देते हैं। तो आइए हम देखते हैं रेडॉक्स विक्रिया क्या है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। अच्छा, रेडॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, रेडॉक्स को अगर हम तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में टूटेगा, रेड और ऑक्स के अंदर। यहाँ से रेड का मतलब हो जाता है रिडक्शन और यहाँ से ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अच्छा इनको हिंदी में कहते क्या है, रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन, लेकिन इस ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को क्या कहेंगे, उपचयन, इसको अपचयन। तो इसका मतलब हो गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की अभिक्रिया एक साथ होती है, और अगर एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। ऐसी विक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास जिंक है, वही विस्थापन वाला एग्जाम्पल लेंगे, और एक है कॉपर सल्फेट। जिंक जो है वो सॉलिड में होता है, ठोस होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट जलीय विलयन होता है, तो इसको एक्वा से लिखते हैं। और हमको पता है जो जिंक है वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है इस कॉपर से, तो कॉपर को तो ये हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, तो हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को कर दिया अलग। अब यहाँ से देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। पहले अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक पे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, आगे जिंक यहाँ पर है, तो जिंक में देखो यहाँ से ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, सल्फेट वाली ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, तो इसका मतलब जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये तो हो रहा है हमारे पास है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जिंक के पहले पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब ऑक्सीजन आकर जुड़ गई है, तो जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उपचयन हो गया। अगर हम कॉपर की बात करें दूसरा वाला तो कॉपर देखो सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ ये सल्फेट का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कॉपर सिर्फ अकेला है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है उसमें ऑक्सीजन अलग हो गई। कॉपर सल्फेट से जब कॉपर बच गया तो यहाँ से ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका अपचयन हो गया। तो जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये आएगा भी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाइए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक टॉपिक है संक्षारण। अच्छा, संक्षारण देखो नाम इसका मतलब क्या है, संक्षारण का मतलब हो गया कोई भी जो धातु है हमारे पास उसकी जो सतह है उसका खराब हो जाना, मतलब उस पर जंग लग जाना। अगर लोहे पर की अगर बात करें तो लोहे पर भी जंग लग जाती है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के जो ऊपर के रंग है, जो चांदी है, उस पर काला रंग हो जाता है। वही अगर हम तांबे की बात करें तो तांबे भी कुछ दिनों बाद उसके ऊपर की परत जो है वो हरे रंग की हो जाती है। तो ये सब है, ऊपर की परत खराब हो जाती है। वो किस कारण हो जाती है, तो जब भी कोई धातु किसी अम्ल, नमी, वायु या आर्द्रता जब आदि के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर की सतह खराब होने लग जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण कैसे कहते हैं, जब कोई धातु अगर वो नमी के संपर्क में आ जाए, वायु के या आर्द्रता के या अम्ल के, जब इनके संपर्क में आ जाती है तो धीरे धीरे वो विघटित होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण अगर हम बात करें तो लोहे पर जंग लगना, जिसका मुख्य कारक है O2 और जल। सिल्वर जो है उस पर अगर काला रंग आ जाता है तो वो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर गैस के कारण आ जाता है। और अगर जो तांबा है उस पर जो हरे रंग की परत आ जाती है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस के कारण आ जाती है। तो यह है संक्षारण और संक्षारण के उदाहरण। अच्छा, अगर इसके उपाय की बात करें तो उपाय क्या किया जा सकता है। अगर पहला उपाय तो वही हो गया, या तो उनको वायु और फिर नमी से दूर रखा जाए। दूसरा अगर इसकी बात करें तो कुछ जो हमारे पास धातु हैं उनको हम ग्रीस लगाकर या उस पर पेंट करके या प्राइमर करके भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। और अगर एक जैसे लोहे पर है या इन पर क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक का लेप किया जाता है, और जिंक के लेप को जब किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, ये इसी को हम यशद लेपन के नाम से भी जानते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं, जब किसी धातु के ऊपर या लोहे के ऊपर जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन
कहते हैं। ये है इसके उपाय। अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया हमारे पास, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता का मतलब क्या है, यहाँ से देखो नाम से पता चल रहा होगा। विकृत का मतलब खराब, गंधिता का मतलब गंध में परिवर्तन आ जाना, या गंध का खराब हो जाना। कोई भी हमारे पास तेली युक्त अगर पदार्थ है या वसायुक्त अगर पदार्थ है, वो धीरे धीरे इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कुछ दिनों बाद उसका स्वाद अलग हो जाएगा और गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहेंगे, जब तेलीय युक्त या फिर वसायुक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धीरे धीरे उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगर विकृत गंधिता हमको ये रोकना है, खाद्य सामग्री को अगर हमको खराब होने से रोकना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं कि वो जो बर्तन है वो वायुरोधी हो, मतलब उसमें वायु ना हो, वायुरोधी बर्तन होना चाहिए। दूसरा वाला अगर हम बात करें, अगर जो हमारे पास चिप्स की थैलियाँ वगैरह आती है, तो चिप्स की थैलियों के अंदर ऑक्सीजन को तो हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसके स्थान पर हम अक्रिय नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अक्रिय नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये जो है वो किसी से क्रिया नहीं करती और वो जो है जो चिप्स की थैलियाँ वगैरह उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। एक इसका हम ये उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारे चैप्टर 1 पूरा। अब मिलते हैं हम अगले नए अध्याय के साथ। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि हम अगला अध्याय कौन सा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो में अगर आपको कौन सा चैप्टर अगर आगे वो पढ़ना है उसके लिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। तब के लिए धन्यवाद।